ब्रिक्स की शुरुआत किसी पॉलिटिकल ट्रीटी से या डिप्लोमेटिक डिक्लेरेशन से नहीं हुई थी, बल्कि एक बड़े ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक की रिसर्च रिपोर्ट से हुई थी। साल 2001 में गोल्डन सैक्स, ये वही बैंक है जिसने रिसर्च रिपोर्ट जारी की थी, तो उसके जो चीफ इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनील ने अपनी रिपोर्ट बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स में पहली बार ब्रिक शब्द का यूज किया था। इसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना को शामिल किया गया। जिम ओनील के थीसिस पूरी तरह से इकोनॉमिक पर्पस से लिखी गई थी। उनका कहना था कि इन देशों के पास बड़ी आबादी, वास्ट रिसोर्सेस और तेज आर्थिक विकास की कैपेसिटी है, जिसकी वजह से ये देश आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप को बदल सकते हैं। उस वक्त डेवलप्ड कंट्रीज ही ग्लोबल इकोनॉमिक पर डोमिनेंट थे, इसलिए ये सोचना कि कुछ इमर्जिंग कंट्रीज इस व्यवस्था को चैलेंज कर सकते हैं काफ़ी चौंकाने वाला और अनप्रिडिक्टेबल था। उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि ब्रिक कंट्रीज, अच्छा एक चीज़ और, उस समय जब ये रिपोर्ट लिखी गई थी तो साउथ अफ्रीका को नहीं शामिल किया गया था। साउथ अफ्रीका कब शामिल होता है आगे मैं बताऊंगा। तो उस रिपोर्ट में ब्रिक कंट्रीज आने वाले कुछ डिकेड में विश्व की बड़ी इकोनॉमिक कंट्रीज को पीछे छोड़ सकती है, स्पेशली चाइना। साल 2000 से 2009 के बीच चाइना की इकोनॉमी एवरेज हर साल 10.35% की दर से ग्रो की, जबकि इंडिया की इकोनॉमी 6.28 रही। इकोनॉमिक थ्योरी से पॉलिटिकल प्रैक्टिस की ओर बदलाव कई साल पहले रखी गई डिप्लोमेटिक ग्राउंडवर्क से शुरू हुआ। येवगेनी प्रिमाको, जो कि रसिया के फॉरेन मिनिस्टर और 1998 से 1999 के बीच रसिया के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने 1998 में ही रसिया, इंडिया और चाइना के बीच एक स्ट्रेटेजिक यूरेशियन ट्रायंगल का विचार रखा था, जिसका पर्पस एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाना था। ब्रिक को लेकर पहला कॉन्क्रीट स्टेप 23 सितंबर 2006 को उठाया गया, जब ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 61वें सत्र के दौरान मुलाकात की। ये मीटिंग एक अहम मोड़ था, क्योंकि इन कंट्रीज के कलेक्टिव एफर्ट्स को दिखाया, जहां ये कंट्रीज केवल एक नाम तक सीमित ना रहकर मिलकर काम करने वाले डिप्लोमेटिक एंटिटी की ओर बढ़े। ब्रिक ग्रुप का फुल पॉलिटिकल बर्थ जून 2009 में रसिया के येकातेरिनबर्ग शहर में हुआ, जहां इसके हेड ऑफ स्टेट जैसे रसिया के प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव, ब्राजील के लूला, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और चाइना के प्रेसिडेंट हु जिनताओ ने पार्टिसिपेट किया। इस समिट के डिक्लेरेशन से एक साफ और मजबूत पॉलिटिकल एजेंडा सामने आया। इन कंट्रीज के लीडर्स ने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने में G20 के सेंट्रल रोल पर जोर दिया और एक अधिक डेमोक्रेटिक और राइटफुल मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए कमिटमेंट जताया। ये येकातेरिनबर्ग समिट एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने ब्रिक को एक नॉर्मल स्टेट से बदलकर एक कोऑर्डिनेटेड पॉलिटिकल एंटिटी बना दिया, जिसका क्लियर एजेंडा है ग्लोबल पावर को रिबैलेंस करना। ब्रिक समूह के शुरुआती दिनों का एक बड़ा मोड़ तब आया जब इसे मजबूत और स्थायी रूप दिया जाने लगा। साल 2011 में चाइना के सान्या शहर में ब्रिक के थर्ड कॉन्फ्रेंस में साउथ अफ्रीका को ऑफिशियली ब्रिक का मेंबर बनाया गया, और साउथ अफ्रीका को मेंबर बनाने के बाद इस ग्रुप का नाम ब्रिक से ब्रिक्स हुआ। इस एक्सपेंशन से अफ्रीका की भी एक इंपॉर्टेंट आवाज जुड़ गई, जिसे इसका जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और भी ज्यादा ब्रॉड हो गया, और साथ ही साथ इसे ग्लोबल साउथ के फोरम के रूप में और भी मजबूती मिली। साउथ अफ्रीका का ब्रिक्स में शामिल होने का रीजन ये था कि वे अपने नेशनल और रीजनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहते थे, और भी जो सदर्न कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म में भाग लेना और अपने कॉन्टिनेंटल एजेंडा को आगे बढ़ाना। हर एक मेंबर अपने अलग अलग स्ट्रेंथ लेकर आया, जैसे ब्राजील और रसिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज और कमोडिटी थी, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी और वर्कफोर्स है, चाइना के पास वास्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी थी, और साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जुड़ने का एक ब्रिज बना। ये कंट्रीज साथ मिलकर अपनी डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करने का दावा किया, और साथ ही साथ वेस्टर्न कंट्रीज को डोमिनेट करने के लिए भी ये एज अ ग्रुप बने। इस ग्रुप की सबसे महत्वपूर्ण और ठोस उपलब्धियां थी 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना और 2015 में कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट की स्थापना। ये इंस्टीट्यूशंस अचानक नहीं बनी, बल्कि ये ब्रिक्स कंट्रीज की लंबे समय से चली आ रही उस क्रिटिसिज्म का सीधा जवाब था, जिसमें वे कहते रहे कि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ये अब आउटडेटेड, इनइक्विटेबल यानी अन्यायपूर्ण और अनबैलेंस्ड हो चुके हैं। उनका मानना है कि ये इन इंस्टीट्यूशन का यूज यूएस अपने अधिक वोटिंग पावर और वीटो प्रिविलेज के कारण नीतिगत दबाव डालने के लिए करता है। स्टार्टिंग में ब्रिक कंट्रीज का मेन पर्पस ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार करना था।
ताकि बदलती इकोनॉमी और पॉलिटिकल पावर का सही रिफ्लेक्शन दिखे। ये टारगेट केवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जैसी बॉडीज तक भी फैला था। इसका ब्रॉड ऑब्जेक्टिव एक ऐसा ग्लोबल स्ट्रक्चर बनाना था जो ज्यादा लेजिटिमेट, इक्विटेबल और इफिशिएंट हो। ब्रिक्स ओरिजिनली ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसे देश थे, जो अब तेजी से बढ़कर अफ्रीका और मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज को भी इस ग्रुप का मेंबर बनाया गया। साल 2024 की शुरुआत तक 4 देश इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई फॉर्मली इसमें जुड़ गए। 2025 में इंडोनेशिया भी एज अ मेंबर शामिल हो गया और साथ ही साथ 9 ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज भी शामिल हैं, और वो हैं बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान। अब ये ग्रुप दुनिया की 44% से ज़्यादा जीडीपी और लगभग 56% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है और ग्लोबल साउथ की आवाज़ को और लाउड करने का प्रयास कर रहा है। ग्लोबल साउथ का मतलब जिनको नहीं पता है, इसका मतलब ये होता है कि वो कंट्रीज जो इकोनॉमिकली कम डेवलप्ड हैं, जिनको कोलोनाइज किया गया था पास्ट में, और जो ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर में मार्जिनलाइज्ड यानी जिन पर ज़्यादा ध्यान न दिया गया हो, जैसे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो गई, एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन और ओसेनियन कंट्रीज। बट अब इंडिया के हालात अब इससे काफ़ी ज़्यादा सही हैं। ब्रिक्स को एक्सपेंड करने का डिसीजन फाउंडिंग मेंबर्स कंट्रीज के स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस और ग्लोबल साउथ के कई कंट्रीज की गहरी दिलचस्पी का नतीजा था। इस एक्सपेंशन का पर्पस आउटडेटेड वर्ल्ड ऑर्डर को बदलना और डेवलपिंग नेशंस के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना था। न्यू मेंबर्स ब्रिक्स को एक ग्लोबल साउथ गठबंधन के रूप में मजबूत करते हैं, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सपेंशन जैसे रिफॉर्म्स की डिमांड करते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस और आइसोलेशन का भी विरोध करते हैं। फॉर एग्जांपल, चाइना ने ब्रिक्स का यूज ज्यादातर वेस्ट को काउंटर बैलेंस करने में किया है। ब्रिक्स के एक्सपेंशन से एक ये भी फायदा होगा कि ईरान और यूएई और जहां तक है सऊदी अरेबिया के ज्वाइन करने से ब्रिक्स ग्रुप दुनिया के कुल ऑयल प्रोडक्शन का लगभग आधा हिस्सा कंट्रोल कर सकता है और कुल कंजम्पशन का लगभग 35% हिस्सा रख सकता है। रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि अगर सऊदी अरब भी ब्रिक्स में शामिल हो जाता है तो ये कमोडिटीज की दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। ओरिजिनल ब्रिक्स मेंबर्स अपने अपने रीजन्स में अलाइज चाहते थे, जैसे चाइना और रसिया, ईरान और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स मानते हैं, क्योंकि ये कंट्रीज धीरे धीरे अब यूएस ऑर्बिट से दूर जा रहे हैं। वहीं ब्राजील ने अपने पड़ोसी देश अर्जेंटीना को शामिल करने पर जोर दिया है। एशिया और अफ्रीका के बड़े देश जैसे इंडोनेशिया, इथियोपिया, इजिप्ट को जोड़ने से ब्रिक्स का दायरा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन यानी एशियन और अफ्रीका तक फैल गया है। इन शॉर्ट, ब्रिक्स में शामिल होना यानी यूएस पे डिपेंडेंसी कम होगी और वेस्टर्न कंट्रीज के लीडरशिप वाले फाइनेंस पर भी डिपेंडेंसी कम होगी। न्यू मेंबर्स जैसे अफ्रीका हो या मिडिल ईस्ट या एशिया, ये अपने साथ इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक और जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ्स लेकर आए हैं। ब्रिक्स के एजेंडे का एक अहम हिस्सा स्पेशली चाइना और रसिया के लिए डी डॉलराइजेशन है। डी डॉलराइजेशन का मतलब है कि देश अपने इंटरनेशनल ट्रेड, फाइनेंस और रिजर्व में अमेरिकन डॉलर पर रिलायंस को कम करें। ब्रिक्स कंट्रीज के लिए सिर्फ एक इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, बल्कि अमेरिका की उस फाइनेंशियल हेजेमनी को चैलेंज करना है जिसने ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के बाद से ग्लोबल कॉमर्स में अपना दबदबा बनाए रखा है। डॉलर को तुरंत रिप्लेस करके उसकी जगह सिंगल ब्रिक्स करेंसी लाने के बजाय ब्रिक्स कंट्रीज कुछ छोटे और प्रैक्टिकल स्टेप्स ले रहे हैं ताकि डॉलर पर डिपेंडेंसी कम हो और अल्टरनेटिव फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा सके, जैसे लोकल करेंसी ट्रेडिंग। ब्रिक्स कंट्रीज की प्राइमरी स्ट्रेटजी रही है कि वो ट्रेड अपनी अपनी करेंसी में करें ताकि डॉलर की जरूरत ना पड़े। इससे लेन देन सस्ता होगा और एक्सचेंज रेट का खतरा भी घटेगा। फॉर एग्जांपल, चाइना और ब्राजील के बीच करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के जरिए अब लगभग 30% व्यापार अपनी करेंसी में होता है। इसी तरह भारत और रसिया एनर्जी इंपोर्ट्स को रुपए या रूबल में निपटा रहे हैं। ब्रिक्स वेस्टर्न कंट्रीज के कंट्रोल वाले स्विफ्ट सिस्टम का एक ऑल्टरनेटिव भी बना रहा है, जैसे ब्रिक्स पे, एक ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम जिसके थ्रू मेंबर्स कंट्रीज अपनी लोकल करेंसी में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कर सकेंगे। ब्रिक्स ब्रिज भी ऐसा ही प्रोजेक्ट है जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को आपस में जोड़ने का काम करेगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का विकल्प है, वो अब ज्यादा से ज्यादा लोकल करेंसी में लोन्स देने की कोशिश कर रहा है और इसका टारगेट है कि 2026 तक 30% लोन्स लोकल करेंसी में ही दिए जाएं। गोल्ड और कॉमन करेंसी की बात करें तो कई ब्रिक्स कंट्रीज डॉलर के एक्सपोजर से बचने के लिए बड़े स्केल पर गोल्ड जमा कर रहे हैं।
एक कॉमन करेंसी भी बनाने की चर्चा हुई है जिसे यूनिट कहा जा सकता है, जो सोने से जुड़ी हो सकती है। लेकिन ये विचार अभी सिर्फ लंबे समय का टारगेट है, तुरंत लागू होने वाला नहीं। ब्रिक्स कंट्रीज द्वारा डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया सच में आगे बढ़ रही है। इसके लिए जैसे कि अभी मैंने बताया, न्यू फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और करेंसी स्वैप जैसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इससे दुनिया एक मल्टीपोलर करेंसी की ओर बढ़ रही है। लेकिन जो डॉलर की हेजेमनी है, यानी जो पकड़ है, वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। जैसा कि इंडिया के आरबीआई चीफ ने कहा है कि ये चेंजेस धीरे धीरे होगा, ज्यादा लोकल करेंसीज में ट्रेड होगा और डिजिटल रूबल या डिजिटल युआन जैसे एक्सपेरिमेंट्स शुरू होंगे। फिर भी डॉलर की हेजमनी काफी लंबे समय तक बनी रहेगी। ब्रिक्स जो स्टार्टिंग में एक रिसर्च पेपर में बनाया गया मात्र एक एक्रोनिम था, वो समय के साथ साथ एक कलेक्टिव डिप्लोमेटिक एंटिटी में बदल गया। और इसके पीछे का रीजन यही था कि इसके मेंबर्स को लगता था कि ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर अब आउटडेटेड हो गया है। भले ही इंटरनल चैलेंजेस और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म रहा हो, लेकिन ब्रिक्स ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अदर इंपॉर्टेंट मुद्दों पर मिलकर काम करने की क्षमता साबित की। इस पहले डिकेड की सबसे बड़ी विरासत यही रही कि ब्रिक्स ने अपने एक्सपेंशन और फ्यूचर की वैश्विक भूमिका के लिए मजबूत इंस्टीट्यूशनल और डिप्लोमेटिक नींव रखी। यही बेस 21वीं सदी की नई मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ने का मार्ग बना।